नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हाथरस मामले में एक नया वीडियो दरअसल सामने आया है। पुलिस ये कह रही है कि ये वीडियो 14 सितंबर यानी घटना के दिन का है, जब पुलिस वहां पड़ताल करने गई थी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर 4 हंसियां मिले थे, यानी कि ये माना जा रहा है कि वहां 4 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की मां घटनास्थल से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर थी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये साफ है कि अगर कोई चीखे चिल्लाए तो उसकी आवाज पीड़ित की मां तक जरूर पहुंचेगी। पुलिस ये कह रही है कि ये वीडियो सीबीआई को सौंपा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये वीडियो 14 सितंबर यानी कि घटना के दिन का है। दरअसल हंसिया वो औजार है जिससे घास काटी जाती है, और चप्पल भी आ जाए पड़ी। ये जो वीडियो है इसमें कई लोगों की आवाज भी सुनी जा सकती है। 4 हंसिया वहां से पाए गए, वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर का ये वीडियो, जिसमें उनके मुताबिक पीड़िता की मां घटनास्थल से महज 3 मीटर की दूरी पर थी। अगर ऐसे में पीड़िता चिल्लाई तो मां ने आवाज क्यों नहीं सुनी? ये दराती आ जाए सर, खींचना ये फोटो दराती, चप्पल ये तमाम वो साक्ष्य हैं जो अब सीबीआई के सुपुर्द किए जाएंगे। यूपी पुलिस की तरफ से 4 हंसिया जिनका इस्तेमाल घास काटने के लिए किया जाता है, वो भी घटनास्थल में पाए गए थे। चप्पल भी देखी जा सकती है। कुछ और ऐसे सामान है दरअसल इस पूरे वीडियो में, जो हाथरस पुलिस अब ये कह रही है कि घटनास्थल पर मिले थे। ऐसे में उन्होंने ये वीडियो बनाया था, और अब ये वीडियो एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो को अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये वीडियो हम देख पा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में 4 हंसियां दिखाई दे रही हैं, चप्पल दिखाई दे रही है, तमाम ऐसी चीजें जो उस वक्त घटनास्थल में पुलिस दावा करे कि मौजूद थी। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पीड़िता की मां महज 3 मीटर की दूरी पर थी। ये पुलिस का दावा है। तो अगर पीड़िता चिल्लाई या फिर चीखी तो मां ने आवाज क्यों नहीं सुनी? बिल्कुल नेहा, इसी तरीके के आरोप इस वक्त जो आरोपी का परिवार है उनकी तरफ से भी ऐसे लगाया जा रहा है। कुछ देर पहले हमारी लवकुश की जो मां है उनसे बातचीत हुई, जो कि आरोपी हैं और वो जेल में इस वक्त बंद हैं। उनका ये कहना है कि उनके बेटे का सिर्फ इतना दोष है कि वो लोग वहां पर मौजूद थे, खेत में घास काटने के लिए वहां पर गए थे, और इस वजह से उन्होंने जब आवाज सुनी तो उनका बेटा और वो वहां पर पहुंची, और पहुंचने के बाद उन्होंने उस बेटी को, उस पीड़िता को पानी पिलाया था। तो इतना दोष था और इस वजह से उसका नाम लिखा दिया गया था। तो इस तरीके के अब सवाल परिवार और दूसरे परिवार से उठ रहे हैं, और इन तमाम चीजों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो चिट्ठी आई है जेल से, जो मुख्य आरोपी संदीप ने, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनका कोई दोष नहीं है, वो लोग निर्दोष हैं। जो पीड़ित है, पीड़िता की जो मां है और भाई ने, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके के सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, और इसको लेकर के अब छानबीन करनी होगी, क्योंकि एसआईटी अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी हमें मिली है, गांव के 40 लोगों को उन्होंने नोटिस देकर के बुलाया है, और ये कहा है कि इन तमाम लोगों से वो तमाम जानकारियां ली जाएंगी कि आखिर जो घटना हुई है उस घटना में किस तरीके से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और कैसे इन लोगों ने अपने अलग अलग तरीके के बयान बदले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के एसआईटी भी पूछताछ करेगी, और 40 लोगों को नोटिस देकर के एसआईटी की टीम ने 40 लोगों से जितेंद्र घटना वाले दिन को लेकर पूछताछ होगी, या फिर अंतिम संस्कार को लेकर पूछताछ होगी, या फिर दोनों? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंत्येष्टि जो हुई थी उस दिन पीड़िता की, उसको लेकर के भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसको लेकर के परिवार वालों ने सवाल किया था। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं उसमें गांव वालों का क्या कहना है। इस वजह से जो आस पड़ोस के घर हैं, चाहे वो इधर का जो परिवार है उसमें कि बहुत सारे लोग एक्यूज्ड हैं, उनका परिवार है, वहीं जो पीड़िता के परिवार से जुड़े हुए आसपास के लोग हैं, उन लोगों को भी नोटिस दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों से पूछताछ तमाम विषयों पर
कर लिया जाएगा, क्योंकि उस दिन किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम लोगों ने दिया उसको लेकर के सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा जो सवाल परिवार वालों ने उठाया था और ये कहा था, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवेंद्र से श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ घटना स्थल से मौजूद है। शिवेंद्र, ये जो वीडियो अब नया सामने आया है, काफी दिन बीत चुके हैं पीड़िता की मौत को, अचानक ये वीडियो पुलिस की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें वो कह रही है कि ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन घटना हुई थी। वीडियो में कुछ साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें 4 हंसिया, चप्पल इत्यादि शामिल है, लेकिन ये साक्ष्य के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसको सीबीआई के सुपुर्द किया जाएगा, किस तरीके से तफ्तीश में मदद कर पाएगा, क्योंकि इससे कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि 3 मीटर पर मां मौजूद थी, उसने पीड़िता की आवाज नहीं सुनी है। देखिए, ये सीधे तौर पर साक्ष्य भले ही ना हो, लेकिन जब जांच होती है, कोई भी अहम सबूत, कोई भी मौका वारदात से मिला हुआ सबूत इस बात के लिए जरूर लीड करता है कि क्या हुआ होगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, कोरोबरेटिंग एविडेंस हो सकता है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां का ये वीडियो है और जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। ये वो जगह जो मेरे ठीक सामने है, इस जगह पर वो कपड़ा रखा हुआ था जिसके अंदर घास रखी गई थी, जो गट्ठर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इसके आगे बढ़ने पर थोड़ा सा रास्ता है जो सीधे उस खेत के अंदर जाता है जहां पर ये पूरी घटना हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 14 सितंबर की चूंकि घटना थी, इस वजह से यहां पर बहुत सारे सबूत, बहुत सारी स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये जो खेत है ये पूरी तरह से उस वक्त दबा हुआ था। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहां पर जो बाजरे का खेत है, इसमें तमाम बाजरे के पेड़ गिरे हुए हैं और यहीं पर वो पुलिस वाले उस वक्त तफ्तीश कर रहे थे और इसी जगह पर वो हंसिया जो 4 दिख रहे थे, घास काटने के लिए लाए गए थे, वो, इसके अलावा चप्पल और कुछ चूड़ियों के टुकड़े भी मिले थे और इन्हीं को बेहद अहम सबूत के तौर पर अब सीबीआई की जांच में भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये परिस्थिति पर क्या उस वक्त माहौल था ये बहुत साफ तौर पर बताते हैं। चप्पल छूटना यानी कि यहाँ हड़बड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जिसकी भी चप्पल थे उसके चप्पल छूट गए। हालांकि देखने पे वो नीली चप्पल एक लेडीज चप्पल लगती है, लेकिन बहुत मुमकिन है वो किसी जेंट्स की चप्पल हो, लेकिन ये सब जांच में हो सकता है साफ। इसके अलावा जो पुलिस का दावा है कि यहाँ पर 4 हंसिया थे, वो घास काटने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वो ऐसा एक औजार होता है खेती में इस्तेमाल होने वाला, जो कि एक आदमी एक ही हथियार इस्तेमाल करता है, यानी कम से कम 4 लोग मौजूद थे वहां पर और घटना से करीब 9 कदम पुलिस का दावा है कि दूर पर मां बैठी हुई थी। तो ऐसे में आवाज सुनने के बाद या चीख पुकार सुनने के बाद या लोगों की मौजूदगी के बाद उन्होंने कुछ क्यों नहीं सुना और उन्होंने क्यों नहीं कोई इंटरप्ट किया, ये भी बड़ा अहम सवाल है जिसकी पूछताछ एसआईटी समेत सीबीआई भी करेगी। लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये बेहद अहम सबूत की जगह है, जहां पर तमाम सबूत मौजूद थे जो कि पुलिस ने जुटाए हैं, एसआईटी ने लिए हैं। उसके अलावा जो अब सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी उसमें भी इन सबूतों को शामिल किया जाएगा, जिससे कि साफ हो सके। इनको दिखा करके दोनों ही पक्षों से तमाम चीजें पूछी जाएंगी, चाहे वो आरोपी पक्ष हो चाहे पीड़ित पक्ष हो, जिससे कि साफ हो सके कि आखिरकार ये जो माहौल यहाँ पर पैदा हुआ उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और कौन कौन से लोग इन सबूतों के साथ कनेक्ट होते हैं। और उसी की बिना पर ये बातें भी साफ होने की उम्मीद है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस वक्त जब इस लड़की की यहाँ पर उसके साथ घटना हुई, चाहे वो रेप की घटना हुई हो, मारपीट की हुई हो या फिर उसके बाद मौत की घटना हुई हो। तो ये बेहद अहम साबित हो सकते हैं सबूत भी, और इसीलिए पुलिस ने वो वीडियो भी बनाया और जो वीडियो दिखाया है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि वहां पर ये सब चीजें मौजूद थी और ये वही मौका वारदात की जगह है जहां पर ये घटना हुई थी। तो जो कुल मिलाकर के एक एक चीज, एक एक कड़ियां सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो कि अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है और उसी को जानने के लिए तमाम जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, एसआईटी कोशिश कर रही है और सीबीआई भी अब कोशिश करेगी। और इन सब की जब जांच पुख्ता तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचेगी उससे ही साफ होगा कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, कौन लोग शामिल थे और क्या आरोपी लोग वाकई इसमें शामिल थे कि नहीं शामिल थे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास शिवेंद्र, क्योंकि अहम जानकारी यहाँ पर आप घटना स्थल से ही दे रहे हैं। लेकिन इस बीच पीड़िता की मां क्या कुछ कह रही है, क्योंकि पहले ही परिवार खौफजदा है, इस बात की आशंका परिवार ने जताई थी कि उनकी जान को खतरा है। पीड़िता की मां का बयान सुनिए। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और मां नहीं सकती है। अरे कई खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तरासे दे तो। हाँ, वो बहुत भकभकी आ रही है, वो बहुत भकभकी आ रही है। खोज मिटे तू चो बांध के डाल गए माँ, मैं घास कड़ी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत पे खड़ी हूँ, मैं तो बेहोश है कि खूनों को चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लेगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरी बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आगे लग गया छोरा तो टाइम तो लगाते 8-10 पौधे तो टाइम तो लगेगी।
तो लो 1 घंटा आगे में लली स्वतंत्र त्योहारों ना मम्मी ने करो खुदले से घर को चलो प्यास लहरी में। हाँ बेटा मैंने करो खुदले से घर को चली है। और जब कब का छिपे पाँव में बैठे मोर ऐसी साल होती तभी बेटी भैया काय भी छोड़ती मैं संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें पता चल रहा है कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं खाली घर में मेरी बहू पड़ी लिखी है बस। कोई पढ़ो लिखो ना है गुंडा नंबर जानते मैं खुदा ना जानते क्यों कहूँ नंदन को या हमारी नंदू ने कहूँ तो फोन आ जाए तो कहो तो क्या भाभी बच के देखी तो कौन को फोन बेग उठा के देती तब के ससुर बात करवाती और मोल करवाती दीदी को फोन। ये बात कोई न कोई तो कर रहा होगा इस तरीके की। अब सवाल सब बना के बात कही जा रही है कि मेरे बाल खाने की जान बच जाए। हमें कड़ी खाने तो कोई सम्मत है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है। ऐसा नहीं बिना कड़ी खाने का जूते के नीचे रखा था ऐसा। ये रामू की मां है और ये रवि की मां है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है उसमें कहा है कि परिवार वालों से उनकी मुलाकात होती थी जो आरोपी हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोई इसमें हत्या नहीं की है, किसी को मारा नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निर्दोष हैं। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो बाकी बारे में। आप रामू की मां हैं? रामू की माँ है और हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो खिलर पे हो। रामू मारो 7 बजे गए हो 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते हो और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए हुए तो करते और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते और फिर शाम को जाते और कोई ना बड़को तो वही अपन पेट पालन कर रहे है माँ देख ले जाएगा माँ जानकारी कर लो पूरी। और कोई बात जो झूठा इल्जाम लगाया हो तो जे के दोषी हो तो सजा दे और ना। एसपी की तरफ से जिस तरीके से जो एसपी को चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी तरीके से घटना को अंजाम नहीं दिया। जो उनकी मदर हैं और भाई ने उन्होंने पूरा इस घटना को अंजाम। हाँ जो बाने लिखी है तो हो गई थी बात मान सकते हैं पर लेकिन हमने ना देखो, हम अपनी बता रहे हैं हमने कोई बाको वो ना देखो कि कब गो है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आंखों से। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि फोन पर बातचीत होती रही। अब माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते। जो चिट्ठी आई है माँ ने लिखी तो होती होंगी पर लेकिन हमने ना देखो। जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश और ये तमाम आरोप मथुरा के माट थाने की एफआईआर में दर्ज हुए हैं। ये एफआईआर पीएफआई के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के संबंध में दर्ज हुई है। हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन दंगे कराना चाहता है? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक कर खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। मथुरा के टोल प्लाजा पर जिन 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी कि ये चारों पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, बकायदा उन पर जो एफआईआर हुई है उसमें यूएपीए
धारा का जिक्र है और ये वो धारा है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर अमूमन लगाई जाती है। ये वो एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर में आप देख सकते हैं कि कई तरह की गंभीर धाराएं इन लोगों पर लगाई गई है। दरअसल इनके पास से एक लैपटॉप, कई पैम्फलेट, पोस्टर्स आपत्तिजनक मिले हैं। उस लैपटॉप में भी दुष्प्रचार की पूरी चीजें मौजूद हैं। पुलिस ने जो पीएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा के थाना मांट में जो बुधवार को एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी कॉपी आज तक के पास है। एफआईआर में चारों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक जांच में पाया गया है कि चारों संदिग्ध शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक विद्वेष, जातिगत तनाव और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए हाथरस केस की आड़ में प्रदेश में दंगा भड़काने का कुत्सित प्रयास था। यही नहीं, कहा गया है कि लोग जातिगत आधार पर समाज में भय और दंगा भड़काने की नियत से धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। एफआईआर में हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में चंदा जुटाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया कि चंदा जुटाने के लिए card.co नामक वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट का इस्तेमाल जातिगत हिंसा और दंगा भड़काने, चंदा जमा करने और तथाकथित गैंगरेप की घटना की अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा है। एफआईआर में गैंगरेप के साथ तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एफआईआर में जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम वेबसाइट का जिक्र है। यूपी की पुलिस के मुताबिक साजिश बड़ी थी। इसका इशारा सीएम योगी भी कर चुके हैं और साजिश रचने वालों को कड़ी चुनौती भी दे चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। पीएफआई के चारों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कल एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा है 100 करोड़ की इंटरनेशनल फंडिंग का। यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जाति दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। अकेले मॉरिशस से ही 50 करोड़ आए। आरोप है कि हाथरस में न्याय की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जातिगत संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बढ़ाना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाना था। हाथरस में हिंसा होती तो पहले पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी इसकी चपेट में आ जाता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी नजर आया था। पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपों और एक्शन पर पीएफआई की सफाई भी देखिए। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवार इसलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम सामने आता है और इसे बैन करने की मांग भी उठती रही है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस मामले में आज एक और मोड़ आया है। दरअसल आरोपियों ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को निर्दोष बताया। आरोपियों का परिवार भी गलत तरीके से केस में फंसाने का लगातार आरोप लगा रहा है। रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए तो करते और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते। बात है 14 तारीख की और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को और जो 3 नाम बढ़ाए। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। हाथरस के एसपी को चिट्ठी भेजी है गैंगरेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संदीप ने। 7 अक्टूबर को भेजी गई चिट्ठी में संदीप के साथ बाकी 3 आरोपियों के दस्तखत भी हैं। चिट्ठी में आरोपियों ने उस रोज का पूरा घटनाक्रम बयान किया है और पीड़िता की हत्या के लिए उसके परिवार पर ही उंगली उठाई है। आरोपी ने चिट्ठी में लिखा है, पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। पीड़िता से फोन पर बात होती थी।
पीड़िता के घर वालों को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। वारदात के दिन पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसकी मां भाई के कहने पर घर लौट आया था। बाद में पता चला कि पीड़िता को मां भाई ने पीटा। मुझे और 3 अन्य को झूठे आरोप में फंसाया गया। हम लोग निर्दोष हैं, न्याय चाहिए। मैं इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी की चिट्ठी आने के बाद आज तक उन आरोपियों के घर पहुंचा जो 19 साल की लड़की से गैंगरेप और दरिंदगी के केस में इस वक्त जेल में है। आरोपी लवकुश की मां ने बेटे को निर्दोष बताते हुए चिट्ठी में लिखी गई बातों को सही करार दिया। मेरे पास मेरा लवकुश तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और संदीप है वो अपनी गाय को चाय पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ, मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस दे। मेरे बेटों ने तो पानी ही पिलाया है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। आरोपी की मां के मुताबिक लवकुश उस वक्त घर पर चारा काट रहा था। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेके। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुँचने लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी। आज तक ने इस केस के 2 अन्य आरोपियों की माओं से भी बात की है। एक आरोपी की मां का कहना है कि वो संदीप के बारे में तो नहीं जानती। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, लेकिन उनका बेटा उस वक्त मौका वारदात पर था ही नहीं। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो। माओ खिलर पे हो रामू मारो 7 बजे गयो, 12 बजे घर आए। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए भाई तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते और फिर शाम को जाते। और कोई ना बड़को तो वही पेट पालन कर रहा है, वो माँ देख ले जाएगा, माँ जानकारी कर ले पूरी। और कोई बात जो झूठा इल्जाम लगाया हो तो जे के दोषी हो तो सजा दे। केस में एक अन्य आरोपी रवि की मां का भी यही कहना है। यार पानी प्यारो मेरा बेटा, और जो तब पीछे थे जी बात है 14 तारीख की, और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को, और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील को ने हमने जो आरोप लगाया बालक ने झूठो सांची मेरे बेटे ने। गैंगरेप और दरिंदगी के आरोपों से शुरू हुआ हाथरस केस नए मोड़ ले चुका है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, शुरुआती बयान और पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल सामने आने के बाद अब आरोपी पक्ष खुलकर अपनी बेगुनाही के लिए सामने आ चुका है। यहाँ तक कि आरोपियों के समर्थन में इलाके में पंचायतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में सारी निगाहें एसआईटी पर टिकी है कि 16 अक्टूबर को वो किस नतीजे के साथ सामने आएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस चिट्ठी पर आरोपियों के घर वालों का क्या कुछ कहना है ये आपने इस रिपोर्ट में सुना, लेकिन तफसील से अब आपको सुना देते हैं कि दरअसल आरोपी पक्ष अब क्या कुछ कह रहा है अपनी सफाई में। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और माँ ने सब किया। अरे कहीं खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तराचे दे तो। हाँ
वो बहुत भकी आ रही है, वो बहुत भकी आ रही है। खोज मिटे तू चो बांध के डाल गए माँ। मैं घास कड़ी दूर में घास खोद दे रही, मैं तो किचन तो फैली हूँ। मैं तो बेहोश है कि खूनों को चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के। मैं कहा भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लेगी। मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरी बेटा तू डाल जाए के। तब बिजली आ गई है, पानी पे आवे लग गया छोरा। तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पौ है तो टाइम तो लगेगी। तो लो 1 घंटा में लली स्वतंत्र तो आ रहा ना। मम्मी न करो खुदले से घर को चलो प्यास लगे में। हाँ बेटा मैं न करो खुदले से घर को चली है। और जब कब के छिपे बाव में बैठे मोर ऐसी साल होती तभी बैठी भैया काय भी छोड़ती मैं संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें पता चल रहा कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं, खाली घर में मेरी बहू पड़ी हुई है बस। कोई पढ़ो लिखो ना है, गुंडा नंबर जानते मैं खुदा ना जानते, मैं खुदा ना जानते। क्यों कहूँ नंदन को या हमारी नंदू ने कहूँ तो फोन आ जाता कहो तो क्या भाभी बच के देखी जो कौन को फोन दे उठा के देती तब ससुर बात करवाती और मोल करवाती दीदी को फोन। ये बात कोई न कोई तो कर रहा होगा इस तरीके की। अब सवाल सब बना के बात कही जा रही है कि मैं बाल खाने की जान बच जाए। हमें कड़ी खाने तो कोई समझ है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है। ऐसा नहीं बिना कड़ी खाने का जूते के नीचे रखा था ऐसा। हाथरस के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां पर एक बार फिर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर आ गई है। दरअसल कोलकाता में बीजेपी समर्थक और पुलिस के बीच इस वक्त जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो ये संघर्ष दरअसल खूनी हो चला है और तस्वीरें इस बात को साफ तौर पर बयां कर रही हैं। कार्यकर्ता सचिवालय मार्च पर उतरे तो पुलिस ने उनका रास्ता रोका और इस तनातनी में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पानी की बौछार भी की गई। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। लाठी से मारकर देखिए पत्थर मारे जा रहे हैं। उधर से एक पत्थर आया और पुलिस की तरफ लगा, तो वहीं दूसरी ओर बार बार एक और सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस और राज्य पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। आंसू गैस के गोले, तो वहीं साथ ही साथ वाटर कैनन, जल कमान के साथ साथ उत्तेजना है। जहां एक और भाजपा के कार्यकर्ताओं में, तो वहीं लगातार पुलिस की तरफ से कवायद कि हर संभव प्रयास किया जा सके इस अभियान को विफल बनाने का। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिदनापुर के दौरे पर है और जवानों को जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसे भी बंद कर दिया गया। देखिए किस तरह से लाठियां बाजी जा रही है, तो वहीं साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन में बैठ गए हैं नेता। बार बार ये कहा गया था कि हम अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे, नहीं उठेंगे, आगे भले ही ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा की घटना या वारदात नहीं करेंगे। घंटों बैठने की जरूरत पड़े तो वो भी करेंगे। और ऐसी बीच में विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में राजनीति का ये नया चेहरा जारी है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो रिपोर्ट में साफ तौर पर मनोगिया ये जानकारी देते हुए कि दरअसल ये बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन सचिवालय बंद होने का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि सैनिटाइजेशन का काम वहां पर चल रहा है, जिसके चलते इसे बंद किया गया है। लेकिन इस बीच ये देखिए आगजनी की तस्वीरें वहां कोलकाता से आ रही हैं और ये संघर्ष दरअसल अब पुलिस वर्सेस बीजेपी कार्यकर्ताओं का हो गया है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, वहां पर हल्ला बोल इस वक्त भी जारी है और स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई। इस प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। सचिवालय तक ये जो बीजेपी का मार्च होना था, इसे बीच में ही रोका गया है, पूरा नहीं होने दिया गया और कार्यकर्ताओं को दरअसल लाठी डंडों के सहारे खदेड़ दिया गया। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और इनका कहना था कि यहाँ पर तानाशाही दरअसल टीएमसी सरकार की चल रही है और इसी तानाशाही का हम विरोध करते हैं।
हाथरस में पीड़िता के परिवार को इंसाफ चाहिए। हमने गांव वालों से बात की और गांव वालों का ये साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। क्या सचमुच में वो दोषी है? यहाँ पर जो सबका कहना है वो ये है कि जो भी दोषी है उसे सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष है उसे कुछ ना नहीं मिलनी चाहिए, जो सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं आप? दोषी को सजा, दोषी को सजा, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सरपंच हैं इस, हाँ मम्मी आप ये बताइए कि किस आप लोगों की यहाँ पर क्या मांग है, किस बात को लेकर आप लोग? हमारी मांग है, निर्दोष हैं उनको छूटना चाहिए, जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग सीबीआई जांच चाह रहे हैं? हाँ जी, आप लोग सीबीआई नार्को टेस्ट से किसी को डर है? हाँ, नार्को टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि वो लड़के दोषी नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, कोई दोषी नहीं है, दोषी नहीं है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम मैम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, सीबीआई जांच भी होना चाहिए। हम एसआईटी की भी जांच का हम बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लड़के देखना निर्दोष छूटेंगे। और हम अब भी चाहते हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कहा है कि जो एसएफआई वगैरह, जो पीएफआई वगैरह है, उनका हाथ है इसमें। आप लोग को लगता है इससे पहले गाँव में इस तरह की चीज हुई थी? नहीं हुई थी, कभी कोई नहीं हुई थी इस तरह की चीज गाँव में। कभी ऐसा हुआ? मेरी सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट होता है, वैज्ञानिक करते हैं इसको। वो आरोपी पक्ष तैयार है, आरोपी पक्ष तैयार है, ये पीड़ित पक्ष क्यों नहीं तैयार हो रहा? इसका मतलब नहीं कि इंटेंशन मेरा फाइट है। ये मेरे भतीजे को भीम आर्मी से धमकी मिल रही है। इसको आप चल क्या कह रहा है? हम पे रिकॉर्डिंग भी है। जो धमकी मिल रही है? जान से मारने की धमकी मेरे भतीजे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्यों धमकी दी जा रही है? मैंने फेसबुक पर लाइव रखा था अपना, सिर्फ गांधीवादी विचारधारा से हम लोगों ने जो है अपना अनशन रखा था। उसके थ्रू वो वीडियो वायरल हुई, मिलियन में उसके फॉलोवर देखने वाले हुए। वो क्यों धमकी क्यों? इसी चक्कर में हुआ कि आपने ये दे दिया है, रिपोर्ट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो निर्दोष हैं उन्हें किसी भी तरीके से इस मामले में सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हो, हम भी कह रहे हैं दोषी की सजा हो। न्याय निरपेक्ष होता है, सापेक्ष न्याय नहीं होता, सापेक्ष न्याय होता है। इस बारे में सब एक मत है। एक मत। आप लोगों को लग रहा है कि अभी तक जो जांच चल रही है, न्याय करें जी, अभी तक रिपोर्टिंग न्याय से करें जी, अभी तक जो जांच हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं जो पुलिस कर रही है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कास्ट एंगल से यहाँ लड़ाई छिड़ जाए। आप लोग को लगता है ये साजिश है? ये साजिश है मैम, भीम आर्मी वालों की और कुछ राजनेताओं की ये साजिश पे लड़ाई करना चाहते हैं।